हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्शनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जो क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कि कितने कैसे 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 फ्लक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द 6 मेजर क्लासेस। नंबर 1, कंपाउंड्स विद साइक्लिक एल्केन्स। नंबर 2, कंपाउंड्स विद सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्केन्स। Number 3, compounds with one or more cyclopolines, pi bonded or sigma pi bonded to several metal atoms. Number 4, compound with the rotation of ligands or metals. Number 5, compound involving ligand scrambling on metals. Number 6, metal carbonyls. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1, 2 और 6 हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ये नहीं छोड़ के जाने, अगर कर सकते हैं सारे करने हैं, लेकिन ये तीनों तो करने करने हैं। इसके बारे में आता है क्वेश्चन ज़्यादातर। तो नंबर 1, कंपाउंड्स विद एसाइक्लिक एल्कीन्स। एसाइक्लिक एल्कीन में नीटा 3 एलाइल और पाई एलाइल ग्रुप लिगेंड होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ होमो लैप्टिक एज वेल एज हेटेरोलैप्टिक पाई एलाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बोथ ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल सच एज। ये इस तरह के बहुत सारे लिगेंड के एग्जांपल हैं। ये जो दिए हुए सभी में क्या होगा, नीटा 3 होगा। नीटा 3 नीटा 3 नीटा 3 ये एग्जांपल है। नीटा 3 नीटा 3 नीटा 3 नीटा 3 नीटा 3, तो सभी नीटा 3 के एग्जांपल हैं। तो सबसे मेन जो एग्जांपल है जिंक Zn नीटा 3 CH3 C3H5 twice are known. In these complexes, instantaneous structure may be represented either by localized sigma bonding और delocalized pi bonding। तो जो ये लिगेंड है C3H5 दो तरह से बिहेव करता है, या तो लोकलाइज सिग्मा बॉन्डिंग 5.5a में देखेंगे, या डी लोकलाइज पाई बॉन्डिंग, दोनों तरह से हम देखेंगे 5.5b। तो इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स 5.5a द टू हाइड्रोजन एटम्स पाई एंड गामा कार्बन एटम्स टू हाइड्रोजन एटम ऑन सो और अल्फा एंड गामा सी कार्बन एटम्स बी मैग्नेटिकली इक्वलेंट टू ईच अदर। हाउएवर, तो 5.5a में अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन जो अल्फ़ा और गामा पे कार्बन एटम के हाइड्रोजन है मैग्नेटिकली इक्वलेंट होने चाहिए। हाउएवर इन नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स 5.5b, अब ये पहले देख लेते हैं 5.5a 5.5b, ये a है 5.5a, ये 5.5b है। तो इसमें अगर हम देखते हैं एलाइल में क्या है, एलाइल में एक ही कार्बन m से जुड़ा हुआ है। अब इसमें पहले वाले में, ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। तो मेटल कार्बन सिग्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन पाई बॉन्डिंग में तीनों कार्बन नीटा 3 हो गए ना, नीटा 3 मतलब 3 कार्बन एक ही टाइम पे मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि मेटल जो तीनों कार्बन से अटैच है। तो नीटा 3 ये नीटा 1 है, ये सिग्मा है, और ये नीटा 3 पाई होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इतनों से नहीं बन सकता, पाई बॉन्ड ही बनेगा फिर। सो नीटा 3 पाई, नीटा 1 सिग्मा, और सिग्मा में मेटल एक ही कार्बन से अटैच होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये मेटल अभी इस कार्बन से है, तो दूसरी पल में ये मेटल इधर आ जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए और ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक ही टाइम में एक टाइम में एक ही कार्बन से अटैच होगा। तो मेटल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक टाइम में एक ही कार्बन से अटैच होगा। लेकिन इसमें दूसरे वाले में पाई बॉन्डिंग में एक ही टाइम पे तीनों कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। तो आगे चलते हैं। विच आर रिजिड ऑन HNMR स्केल, सिन एंड एंटी। तो इसमें पाई बॉन्डिंग वाले में सिन एंड एंटी HB and HA both exhibit doublet due to coupling with central। तो इसमें सेंट्रल HC हाइड्रोजन होता है, सेंट्रल कार्बन पे जो H है उसको C नाम दिया गया है, और जो साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये नीचे वाले हाइड्रोजन को A नाम दिया गया है, ऊपर वाले हाइड्रोजन को HB नाम दिया गया है। तो सेंट्रल कार्बन HC विच शोज द मल्टीप्लाई टिपिकल NMR पैरामीटर्स
HC, HB एंड HA ये इसके सिग्नल दिए गए हैं। तो द पाई एलाइल ग्रुप बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी, बट इन जो पाई एलाइल है इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी की तरह बिहेव करता है, बट इन सीम ऑफ द रिएक्शन देयर अपीयर्स टू बी द प्रियर डिसोसिएशन ऑफ वन टर्मिनस टू फॉर्म द इंटरमीडिएट पाई सिग्मा एलाइल मोइटी। तो पाई एलाइल मोइटी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन बीच में कभी कभी सिग्मा एलाइल मोइटी भी बन सकती है। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज ऑफन रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल है, फैसाइल है, लीडिंग टू फ्लक्शनल रीअरेंजमेंट। यही स्ट्रक्चर फ्लक्शनल रीअरेंजमेंट देता है HNMR टाइम स्केल पे। तो यही तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने किया था नीटा 3 एलाइल लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में नीटा 3, नीटा 1, नीटा 3। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा आ गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सिग्मा एलाइल सिस्टम देयर इज़ ए फ्री रोटेशन। तो सिग्मा ये सेंटर वाला सिग्मा है, तो सिग्मा एलाइल में फ्री रोटेशन, ये बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड हमेशा फ्री होता है, रोटेट होता है। ये कार्बन, ये CC कार्बन बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकता है इस तरह से। तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड, so that the facile neta 3 neta 1 rearrangement provides a mechanism for exchanging syn and anti groups. Facile neta 3 neta 1 rearrangement provide a mechanism for exchanging syn and anti group. तो इसमें देखिए सिन एंड एंटी ग्रुप जो है उसके करने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें नीटा 3, ये नीटा 3 है, देखो 3 कार्बन एक ही मेटल से अटैच हैं, ये मेटल नीटा 3, ये नीटा 3, ये नीटा 1। अब देखो रीअरेंजमेंट क्या हो गया, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये कार्बन जो है इस कार्बन, ये कार्बन आगे मेटल एक ही मेटल के साथ अटैच है, एक ही मेटल के साथ अटैच है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और नीटा 1 बन गया। ठीक है, आगे फिर से अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड रोटेट हो गया, ये वाला बॉन्ड जो है रोटेट हो गया, और रोटेट होने से HB और HA की पोजीशनें चेंज होगी। अब HA इस साइड आ गया और HB इस साइड आ गया। ठीक है, देखो पहले इधर HB इधर था और HA इधर था, HB इधर था, HA, अब HA इस साइड आ गया, HB इस साइड आ गया, HA इस साइड आ गया, लेकिन है फिर भी ये नीटा 3 हुई, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है फिर भी ये नीटा 3। तो ये रिवर्सिबल है, ये मतलब जो फर्स्ट वन है ये बन के ये वापस ये भी बन सकता है या फिर ये बन सकता है, फिर ये वापस ये भी बन सकता है, तो एक दूसरे में तीनों इंटरचेंजेबल है। तो इसको हम बोलते हैं नीटा 3 नीटा 1 नीटा 3, या पाई सिग्मा पाई फ्लक्शनल बिहेवियर, नीटा 3 नीटा 1 नीटा 3 बिहेवियर फ्लक्शनल बिहेवियर, पाई सिग्मा पाई नीटा, सॉरी पाई सिग्मा पाई जो है फ्लक्शनल बिहेवियर। इट मे बी नोटेड एट ट्रांसफॉर्मेशन नीटा 3 टू नीटा 1 पाई टू सिग्मा एलाइल क्रिएट्स ए वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट ऑन द मेटल। तो इससे वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट बन जाती है। द रीअरेंजमेंट ऑफ पाई टू सिग्मा अनडाउटली अकाउंट फॉर द वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द, ठीक है, द complex MECO कैन एग्जिबिट रिजिड HNMR स्पेक्ट्रम सच एज दिस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब इस ये तो जनरल बताया था, ये एग्जैक्टली ये कंपाउंड बना दिया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इस तरह के HNMR देता है। इसमें जो है NMR टाइप आपने पढ़े हुए हैं, तो इसमें A', B', टाइप NMR बनता है। तो नीटा 3 एलाइल क्या करेगा, X प्रोटोन क्या है, सेंटर वाले कार्बन पे जो प्रोटोन है उसको X मानना, A और A आर द प्रोटोन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम X एंड लोकेटेड ऑन एंटी टू X। ठीक है, तो A और A' एक दूसरे के अपोजिट हैं और एंटी हैं X के, और B और B' प्रोटोन है अगेन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम X बट सिमिलर टू A' सिन 2। तो वो सिन पोजीशन है, X के सिन पोजीशन है, एक एंटी है X के और ये एक सिन है X के।
तो ये आगे मैं जब डायग्राम बताया होगा तो मैं समझाऊंगा एंटी और सिन। एट एलिवेटेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दिस स्पेक्ट्रम कोलैप्सिस। जो हाई टेम्परेचर पे या बेस प्रेजेंट होने पे ये स्पेक्ट्रम कोलैप्स कर जाता है। तो द चीफ फीचर ऑफ द चेंज ऑफ द doublets A and B proton singlet doublet presumably owing to the rapid intermolecular rearrangement that causes air। तो ऐसा क्या होता है टेम्परेचर पे हाई होने पे ये जो अभी आपको दिखाया है इक्विलिब्रियम नीटा 3 नीटा 1 नीटा 3 फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है owing to the rapid time scale intermolecular rearrangement that causes A and B dash proton to have same chemical shift। तो इससे सेम केमिकल शिफ्ट हो जाती है। The mechanism of nita 3 allyl rearrangement has been extensively examined and number of pathways scampering of syn and antiprotons have been। The mechanism of nita 3 allyl rearrangement has been extensively examined and number of pathways for scrambling of syn and antiproton have been। तो ये नीटा 3 रीअरेंजमेंट है, एक्सटेंसिवली एग्जामिन्ड किया हुआ है, नंबर ऑफ पाथवेज फॉर सिन एंड एंटी हैव बीन स्टडीड प्रपोज्ड। तो ये सिन एंड एंटी की पहले कन्फ्यूजन दूर कर दें आपका। ये जो है ये सिन है, ये सेंटर वाला एक्स है, एच सी इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। और ये जो बी एच बी डैश और एच बी है ये सिन है, ये सिन है, और एच ए ये एंटी हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। अब एच सी के लिए ये बैंड मल्टीप्लेट आ रहा है, सेंटर में है, एच सी के लिए मल्टीप्लेट आ रहा है, और एच बी के लिए डबलेट आ रहा है, और एच ए के लिए भी डबलेट आ रहा है। प्रोटॉन एन एम आर आपने पढ़ा है उस हिसाब से। तो ये पीक्स से हमें पता चल जाता है कि क्या है। द 3 ट्रांजिशन स्टेट्स ऑफ इंटरमीडिएट, अलग एग्जांपल दिया और कोई एग्जांपल दिया। 3 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं इंटरमीडिएट दैट कैन लीड टू द सिन एंटी इक्विलिब्रियम इन द कॉम्प्लेक्स पी डी एन आर 3 पी डी सी एल एन आर 3 नीटा 3 सी 2 सी एच 3 सी एच 2 सी ओ सी एच 3 आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.A to 5.8 सी। तो ये 3 तरह की दी हुई हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, आपको कुछ करने की जो हो गया बस ये जो पहले वाला एग्जांपल है इतना ही कर दिया आपने तो इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा एग्जांपल है, ये कभी आएगा भी नहीं, पर चलो क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ फटाफट। द लास्ट मैकेनिज्म अपीयर टू बी द बेस्ट टू द, तो इसने ये मैकेनिज़्म बनाए। 3 तरह के पॉसिबल मैकेनिज़्म है इस ग्रुप के लिए, तो ये स्टडी किए। तो लास्ट मैकेनिज़्म ए बी सी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज़्म अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, ठीक है। तो इतना ही बस इसमें याद रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये कंपाउंड ख़त्म हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ द कंपाउंड्स विद द सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स। तो नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स, सिग्मा बॉन्डेड। तो अब ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल हैं जो सिग्मा बॉन्डेड दिए हुए हैं, ये वाले ये सारे। इसमें सिग्मा की क्या पहचान है, नीटा 1 आएगा, नीटा 1 नीटा 1 नीटा 1 नीटा 1 नीटा 1 नीटा 1 नीटा 1। तो नीटा 1 मतलब सिग्मा, नीटा 1 मतलब सिग्मा। लेकिन अगर आप ये वाला एग्जांपल सबसे कॉमन है FeN1, देखिए एक ही रिंग है C5H5, वो नीटा 1 की तरफ बिहेव है। दूसरा रिंग C5H5 का ही है लेकिन वो नीटा 5 की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में। Fe के साथ 2 C5H5 लगे, 2, एक नीटा 1 की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा नीटा 5 की तरह बिहेव कर रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक ही जो C5H5 है, एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल है, पर वो 2 पैटर्न से अटैच है आयरन के साथ।
एक जो है नीटा 1 की तरह अटैच है, एक नीटा 5 की तरह अटैच है। तो यही इसमें इंटरेस्टिंग बात है। तो ये पेपर विल्सन से 1953 में रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट एग्जांपल है ये फ्लक्शनल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, जो शुरू में आपको बताया भी था। The observation of two singlets in HNMR spectrum was considered to be highly unusual। तो इसमें ये खास बात है कि दो सिंगलेट्स आने बहुत हैरान करने वाली चीज़ है, क्योंकि देखो नीटा 5 के लिए सिंगलेट आना तो नॉर्मल बात है। जो नीटा 5 है, नीटा 5 के लिए क्योंकि पांचों C5H5 उसमें पांचों जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो Fe के साथ इक्वली अटैच्ड हैं, तो वो इक्वल हैं, तो उनके लिए सिंगलेट आना। लेकिन नीटा 1 के लिए सिंगलेट आना बड़ा हैरान करने वाली बात है, बिकॉज वन वुड एक्सपेक्ट द सिंगलेट फॉर पेंटाहेप्टोसाइक्लोपेंटाडाइनिन एंड a pair of doublets फॉर मोनोहेप्टो। मतलब जो नीटा 1 है उसके लिए या तो डबलेट्स आना चाहिए या ट्रिपलेट आना चाहिए, सिंगलेट नहीं बनता उसके लिए। तो ये हैरान करने वाली चीज़ है। सच ऑब्जर्वेशन इन द नीटा 1 NMR स्टडी ऑफ Fe नीटा 1 C5 CO Such observation in study of Fe Neta 1 C5 CO2 Neta 5 C5 H5 and for many other similar lead to the conjugate about the mechanism of rearrangement which could render all the monohapto bonded proton magnetically equal। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है नीटा 1 में कि जिसकी वजह से पांचों के पांचों हाइड्रोजन एक ही सिग्नल दे रहे हैं। इसमें 5 सिग्नल, नीटा 5 में 5 हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देंगे तो समझ में आती है बात, क्योंकि नीटा 5 है, पांचों इक्वलेंट हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें नीटा 1 होने की वजह से पांचों इक्वलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि देखो एक तो Fe के साथ अटैच है, बाकी जो 4 हैं वो अलग अलग सिग्नल देंगे इसमें नीटा 1 में। अगर आपको प्रोटॉन NMR समझ में आता है तो द वेरिएबल टेम्परेचर HNMR ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये HNMR देखा गया इस मॉलिक्यूल का +30 से -30 में, और वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। सम करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेक्ट्रम आर, तो उसके जो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो हैं कि नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ रेंज ऑफ -80 to -100 इज़ ऑलमोस्ट unaltered and provide evidence regarding the interstitial structure of the solution and recognition of rearrangement pathway। तो एक तो नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवर द रेंज -80 to 100 कोई चेंज नहीं हुआ, और वो प्रोवाइड करता है कि क्या स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ रीअरेंजमेंट पाथवे। तो ये है, देखिए -80 से 100 तक पीक्स सेम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हायर होना शुरू हो गया, हायर हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 50 आएगा, 5 लिखा हुआ है जहाँ पे, ये 50 है, 50 40 25 -19 +30 पे जाके अलग पीक्स अलग होगी। ये सिंगल ये पीक्स आ गई, और -80 से -100 में पीक्स कुछ और थी, +30 पे आगे पीक्स कुछ और होगी, और बीच में ये धीरे धीरे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। 64 वाली पीक ब्रॉड हो गई, 60 वाली और ब्रॉड होगी, 56 वाली और ब्रॉड होगी, ये और ब्रॉड होगी, ये और यहाँ पे फ्लैट ही होगी, 25 पे फ्लैट ही होगी, और ये -19 पे फिर से दोबारा न्यू पीक बनना शुरू हुई, उभरना शुरू हुई, और +30 पे आगे न्यू पीक बन गई, और ये न्यू पीक्स आ गई, तो पीक्स ही बदल गई। तो इसका मतलब पीक बदलने का क्या कारण है बच्चे, कि फ्लक्शनल बिहेवियर का यही खास बात है कि लोअर टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर कुछ और होता है। फ्लक्शनल बिहेवियर, जो स्ट्रक्चर तो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन जो फ्लक्शनल बिहेवियर है लोअर टेम्परेचर पे स्लो हो जाता है। स्लो होने से जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ में आते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या है दूसरा क्या है, वो समझ में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, एक दूसरे स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्शन फास्ट होती जाएगी, एक दूसरे में चेंज होना फास्ट होता जाएगा, और उससे क्या नुकसान हो जाएगा, उससे ये नुकसान हो जाएगा कि जो
पीक हैं वो अब कॉमन आनी शुरू हो जाएंगी, एवरेज पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी और सिग्नल बदल जाएंगे, क्योंकि एनएमआर को हायर टेम्परेचर पे नहीं पता चलता कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, तो दोनों का एवरेज पीक निकाल के वो सिग्नल दे देगा। तो पी बेसिकली सिग्नल डिफरेंट हो जाएंगे हायर टेम्परेचर पे। ठीक है जी। तो ऑल्दो द पॉसिबल पाथवेज तो बच्चे यहाँ तक ही छोड़ते हैं आज, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा डिटेल है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।